साथियों नमस्कार। कस्तूरन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं बाल मनोविज्ञान जो सीटेट एवं जेटेट दोनों के लिए लाभप्रद है। उसमें हम लोग आज देखेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। पहले तो हम लोग समझ लें, यहाँ पे आप अभी तक मनोविज्ञान को ठीक से समझ पाए हैं जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस जो मैंने लिए हैं उसके वीडियो आपने देखे हैं, तो आप मनोविज्ञान को और शिक्षा दोनों को आप ठीक से समझ पाए हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं संप्रदाय को। संप्रदाय मतलब यहाँ से है पक्ष विचार से, कि कौन किस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, उसी को हम लोग स्कूल बोलते हैं। जब आप उच्च शिक्षा में जाते हैं तो वहां पे आपको डिपार्टमेंट को, फैकल्टी को, यानी कि विचारधारा को, विषय को स्कूल बोला जाता है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ एजुकेशन, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का अर्थ बस इतना है कि ये किस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, यह मनोविज्ञान किन विचारधाराओं में बटा हुआ है। जब हम लोग बात करते हैं तो 19वीं सदी का जब अंत हुआ था, यानी कि हम लोग 20वीं सदी में प्रवेश किए, तो इसे मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र से अलग होने की प्रक्रिया में मनोविज्ञान के कई संप्रदाय सामने आए। क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है कि मनोविज्ञान के हम लोग देखते हैं कि पहले साइकी प्लस लोगस, उसको लेकर के होता है कि आत्मा का विज्ञान है। इसके बाद विचारधारा आ जाती है कि नहीं, आत्मा ठीक, आत्मा का कोई प्रमाण नहीं है और यह प्रत्यक्ष नहीं है, इसीलिए यह जो है वो मन और मस्तिष्क का विचारधारा है। बाद में उसका भी विरोध किया गया, बोला गया कि नहीं नहीं नहीं, यह चिंतन का यह विचारधारा है। इसके बाद पता चलता है कि नहीं, चिंतन का नहीं, यह व्यवहार का मनोविज्ञान है, अनुभव का मनोविज्ञान है। और इसको हम लोग देखते हैं वुडवर्थ के संदर्भ में कि भाई वुडवर्थ ने इस बात को काफी क्लियरिफाई किया। तो चलिए आज हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, अब अलग होने के बाद कई संप्रदाय सामने आए। मनोविज्ञान के संप्रदाय से अर्थ अगर समझें तो किसी ऐसे समूह से है जो मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए एक समान विचारधारा तथा विधियों का अनुसरण करते हैं। मतलब एक विचारधारा जो आई उसका अध्ययन करते हैं और उसी विचारधारा से संबंधित विधियों का वो अनुसरण करते हैं, तो उस विचारधारा के कहलाते हैं। अगर इस क्लास में विचारधारा की बात करें, कौन कौन सी विचारधारा हमारे सामने आएंगे, तो उसमें है संरचनावाद, कार्यवाद, व्यवहारवाद, विचारधारा, इस प्रकार से विचारधारा आएंगे, जिसमें गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद। कुछ ऐसे ही प्रमुख मनोवैज्ञानिक संप्रदाय रहे हैं जो अलग अलग ऐसी विचारधारा के फॉलोअर भी रहे हैं। इसी विचारधारा पे बहुत सारे लोगों ने काम किए हैं। तो मनोविज्ञान के इन संप्रदायों ने व्यवहार के अध्ययन संबंधी विभिन्न प्रवृत्तियों को प्रभावित किया है। आगे मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख संप्रदाय हम लोग देखने जा रहे हैं, उसमें हम लोग शुरुआत करेंगे संरचनावाद से। तो पहली विचारधारा हमारे पास होगी, वो होगी संरचनावाद, फंक्शनलिज्म। जिसको हम लोग बोलते हैं संरचनावाद। फंक्शनलिज्म, मुझे भी लगा था कि कुछ त्रुटि हो रहा है इसमें। फंक्शनलिज्म, जब हम लोग इस विचारधारा की बात करते हैं फंक्शनलिज्म की, तो मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विलियम वुंट हैं। कौन है इसके? विलियम वुंट। विलियम वुंट संरचनावाद के प्रतिपादक विलियम वुंट हैं। ये जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। कहां से हैं? जर्मनी से। जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। ये जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने सन 1879 में
1979 में, सॉरी 1879 में, 1879 में, 1879 में मन का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करके उद्देश्य से लिपजिंग में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। जर्मनी में जगह है लिपजिंग, वहां पे इन्होंने विश्व की प्रथम प्रयोगशाला, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया था। किसने? विलियम वुंट ने। कब? 1879 में। कहा? लिपजिंग में। यह इसे कहते हैं विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। इसको स्थापित करके मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया था कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का भाग नहीं है, बल्कि अपने आप में एक अलग विषय है और इसका अध्ययन अलग से किया जाना चाहिए। विलियम वुंट ने प्रारंभ में संवेदना के ऊपर अध्ययन किया। वुंट ने पहले किस पर अध्ययन किए? पहला अध्ययन हुआ उनको संवेदना पर। पहला अध्ययन इन्होंने संवेदना के ऊपर किया। उनके अध्ययन के उपरांत यूरोप तथा अमेरिका में अनेक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाएं खुली। पहले इन्होंने जब जर्मन में एक प्रयोगशाला खोली, इसके बाद इनसे प्रभावित होकर के और मनोवैज्ञानिकों ने भी अलग अलग जगहों पे, जैसे खास करके वुंट और उनको सहयोगी, उनको लगा कि प्रयोगशालाएं जो है और खुलनी चाहिए, तो यूरोप और अमेरिका में अनेक मनोवैज्ञानिक समिति प्रयोगशालाएं खुली। वुंट तथा उनके सहयोगियों ने अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करके प्रयोगशालाओं में अध्ययन किए। अंतर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि पर इन्होंने अध्ययन किया। वुंट और उनके सहयोगियों ने इन्होंने इस पर अध्ययन किया। वुंट तथा उनके अनुयायियों को संरचनावादी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? संरचनावादी। इनके अनुयायियों को संरचनावादी कहा जाता है। इसके अनुसार जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में संरचनाएं होती हैं। ये कहते हैं कि जो जटिल मानसिक अनुभव है, जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में संरचना होती है। इनका मानना है कि ये अनेक सरल मानसिक स्थितियों से मिलकर बनती है। जो सरल मानसिक स्थितियां हैं आसान, उससे मिलकर के जटिल संरचनाएं बनती है और जटिल मानसिक अनुभव से संरचनाओं का निर्माण होता है। इनका मानना है कि ऐसा लगता है कि संरचनावादी रसायन शास्त्र में रासायनिक यौगिकों के रासायनिक तत्वों में विभक्त करके अध्ययन करने की प्रक्रिया से प्रभावित हुए थे। ऐसा माना जाता है कि जो संरचनावादी थे, यह केमिस्ट्री के अध्ययन करके इनके यौगिक तत्वों में विभक्त करके और रसायन शास्त्र के माध्यम से अध्ययन करके ये प्रक्रिया से प्रभावित हुए थे, जिससे इनको लगा कि ये संरचना हो सकता है, क्योंकि कहा जा सकता है कि संरचना केमिस्ट्री का हिस्सा है। उनका विचार था कि जटिल मानसिक अनुभवों को संरचनाओं को खोजकर मनोविज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। और इनके सहयोगी जो थे इसमें, वो थे एडवर्ड इसके अलावा बेडफोर्ड, इसके अलावा विचनर। विलियम वुंट के ये सहयोगी थे, ये साथ में थे, जो संरचनावाद पे कार्य कर रहे थे।
आधुनिक समय में संरचनावाद की अत्यंत सीमित उपयोगिता है, बहुत उपयोगिता नहीं है, लेकिन फिर भी है। प्रक्रिया के स्थान पर केवल संरचना पर ध्यान देना संभवतः संरचनावाद की सबसे बड़ी कमी है कि ये प्रक्रिया पर ध्यान न दे करके ये सबसे ज्यादा संरचना पर ध्यान देता है। अंतर्दर्शन विधि में वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैधता की कमी के कारण संरचनावादियों के निष्कर्ष की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो पाती है। ये नहीं हो पाता कि कितना वस्तुनिष्ठ है, कितना विश्वसनीय है और कितना वैध है, इसको प्रमाणित करना मुश्किल था। इसलिए इनकी विचारधारा जो है वो प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर पाई। अगला है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद प्रकार्यवाद यह जो विचारधारा है यह अलग विचारधारा है संरचनावाद की तुलना में। मनोविज्ञान के प्रकारवाद संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक विलियम जेम्स माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। संरचनावाद के विलियम वुंट, प्रकारवाद के विलियम जेम्स ये थे। जेम्स डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से प्रभावित थे। ये किसे से प्रभावित थे? डार्विन का जो विकासवाद सिद्धांत था, विकासवाद का सिद्धांत, जिसे हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इसे हम लोग बोलते हैं डार्विन का। इसको भी हम लोग मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे, क्योंकि वह कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो डार्विन का जो विकासवाद के सिद्धांत था उससे प्रभावित थे विलियम जेम्स, तथा उन्होंने मन के अध्ययन के में जीव विज्ञान की प्रवृत्ति को अपनाया। जब मन के अध्ययन की बात आई तो उन्होंने जीव विज्ञान की प्रवृत्ति को अपनाया। मन के अध्ययन, जीव विज्ञान की प्रवृत्ति को अपनाया। इनका मानना था कि व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करने में मानसिक अनुभवों का उपयोग करता है। कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो वातावरण के साथ समायोजन तब कर पाता है जब उसके मानसिक अनुभव वैसे हों। अगर मानसिक अनुभवों का वो उपयोग करेगा तो वो उसको समायोजन कर पाएगा। वस्तुतः प्रकायवादियों को मुख्य बल अधिगम प्रक्रिया तक केंद्रित था। इनका कहना था कि जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस तक ये केंद्रित थे। मतलब व्यक्ति सीखता कैसे है इस पे केंद्रित थे, लर्निंग प्रोसेस तक केंद्रित है। जॉन डेवे जो एक अमेरिका के प्रमुख शिक्षा दार्शनिक हैं, जो शिक्षा शास्त्री हैं, वो प्रकारवादी संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। जो शिक्षा शास्त्री प्रकारवादी अगर प्रवर्तक के रूप में माने तो उनको हम लोग जॉन डेवी को मानते हैं। शिक्षा शास्त्री प्रकारवादी जो हैं वो किसको माना जाता है? जॉन डेवे को। जॉन डेवी को माना जाता है, जो अमेरिकी दार्शनिक थे। जेम्स रोनाल्ड एंजिल, जे एल कैटलिन, जेम्स रोनाल्ड एंजिल
एंजिल, इसके अलावा जे एन केटल, जे एन केटल, ई एल थॉर्नडाइक, ई एल थॉर्नडाइक तथा आर एस वुडवर्थ। आर एस वुडवर्थ, इन जैसे जो विचारक हैं, इन्होंने प्रकारवादी विचारधारा को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया कि यह वैज्ञानिकता पे आधारित है। इस संप्रदायवाद में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा मापन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया का कार्यकर्ता पर अधिक बल दिया कि शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए, मापन मूल्यांकन कैसे विद्यार्थी का होना चाहिए, तो इन सभी पे इन्होंने बल दिया, जिसके चलते प्रकारवादी विचारधारा काफी विकसित हुई। प्रश्नावली, अनुसूची तथा मानसिक परीक्षण जैसे वस्तुनिष्ठ उपक्रम प्रकारवाद की ही देन है। जैसे हम लोग इसमें पढ़ते हैं ना, प्रश्नावली, प्रश्नों की जिसमें ये सूची होती है, अनुसूची, जिसमें टिक करने होते हैं, और जितना मानसिक परीक्षण है, मेंटल टेस्ट, ये सभी प्रकारवाद के देन हैं। ये वस्तुनिष्ठता पर ज्यादा बल देता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी का देन माना जाता है। कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद आया। अब 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय का विकास हुआ। कब हुआ? 20वीं शताब्दी के दूसरे या तीसरे तीसरे दशक में व्यवहारवाद संप्रदाय का विकास हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों के एक समूह ने मनोविज्ञान के व्यवहारवाद के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। खास करके जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इसके दौरान अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जो थे, उन्होंने, उनके एक समूह ने मनोविज्ञान को बताया कि यह व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार, ठीक है, यह व्यवहार का विज्ञान है। इसमें जेबी वाटसन, ये 1878 से 1956 तक कार्य किए। इस समूह के परिवर्तक थे, जिस समूह का नाम था, जिन्होंने व्यवहारवाद संप्रदाय के को स्वीकार किया, व्यवहार के वाद के विज्ञान को, व्यवहारवाद के विज्ञान को स्वीकार करने में जेबी वाटसन थे और इनकी टीम थी, अन्य लोग भी थे। इसलिए जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। व्यवहारवाद, व्यवहार की विचारधारा को मानने के कारण इस समूह के मनोवैज्ञानिक जितने थे, इन्हें कहा जाता है कि ये व्यवहारवादी हैं। व्यवहारवादियों ने क्लार्क हल, कौन कौन इसमें थे? क्लार्क हल, एडवर्ड टोलमैन,
बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर, ये सभी मनोवैज्ञानिकों पर इसकी व्यवहारवाद का छाप पड़ा है, जिसमें आप देख पाएंगे कि इन्होंने व्यवहारवाद पर बहुत जबरदस्त काम किया है। बीएफ स्किनर को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। व्यवहारवादियों ने वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम की भूमिका को पूर्ण रूप में नकारते हुए, व्यवहारवादियों ने वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को, जो डार्विन का था, वंशानुक्रम की भूमिका को उन्होंने नकार दिया और कहा कि यह केवल वातावरण के महत्व को स्वीकार करता है। यानी कि इन्हें आप कह सकते हैं कि जो व्यवहारवादी हैं वह इन्वायरमेंट को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं। ये हेरिडिटी को स्वीकार नहीं करते। इनका मानना है कि ऐसा नहीं होता। जैसे हम लोग अधिगम, अभिप्रेरण तथा पुनर्बलन पर जोर देना व्यवहारवादियों की प्रमुख विशेषता थी। इन्होंने कहा था कि अधिगम, अभिप्रेरण और पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट से सीखना ज्यादा होता है, बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। तो अधिगम शिक्षण के क्षेत्र में व्यवहारवाद का व्यापक प्रभाव पड़ा है। फिर तीसरा है समग्रवाद। चौथा है समग्रवाद, जिसे हम लोग गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं, गेस्टाल्टिज्म। तो इसकी शुरुआत भी 20वीं सदी में होती है और ये समस्या को पूर्ण रूप से, समग्र रूप से देखने की बात करता है। अब 20वीं सदी के प्रारंभ में जर्मनी में मनोविज्ञान के समग्रवाद नामक संप्रदाय का उद्भव हुआ। कहां हुआ? जर्मनी में इसका उद्भव होता है और गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का ही शब्द है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है समग्र, समूचा, सब, यानी कि जिसको बोलते हैं पूर्ण, ऐसा माना जाता है। मैक्स वर्दीमर, कुटकोफ्का, इन्होंने साथ में काम किया था। कुट लेविन, ये सब थे उसमें। ये सब थे, जिसे इन्होंने क्षेत्रवादी आया कुट लेविन ने, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ये सब क्या थे? गेस्टाल्टवादी थे। ये सभी गेस्टाल्टवादी थे। ये सभी गेस्टाल्टवादी थे। इनके अनुसार अनुभव तथा व्यवहार को अलग अलग हिस्सों में करके अध्ययन नहीं किया जा सकता। इनका मानना है कि सबको एक साथ शामिल कर करके अध्ययन किया जा सकता है। इनमें सीखने में अंतर्दृष्टि की भूमिका पर जोर दिया और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। कोहलर, जिन्होंने इनसाइट थ्योरी दी है, इसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। सभी थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे, बशर्ते आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, क्लासेस पूरी होंगी। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार प्राणी किसी भी वस्तु या परिस्थिति को समग्र रूप में देखता है। कैसे देखता है? समग्र रूप में। गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं कि सभी प्रक्रिया को
समग्र रूप में देखा जाता है, होल। देखते हैं, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार समस्या को समग्र रूप में देखते समय उसके विभिन्न अंगों के बीच के अनोखे संबंधों को, अंतर क्रियाओं की पहचान ही अंतर्दृष्टि है। उसमें जो आपको संभावनाएं लग रही है जुड़ने की समस्याओं को, उन समस्याओं को जोड़ करके आप देखेंगे और अंत में आप उसी से समाधान उसका निकाल पाएंगे। इसके अनुसार यह अंतर्दृष्टि की समस्या का तत्काल समाधान प्रस्तुत करती है कि उसका जल्दी समाधान आप कर पाते हैं। अंतर्दृष्टि के अभाव में जीवधारी समस्या का समाधान करने में असफल रहता है। गेस्टाल्टवादी सीखने के उद्देश्यों तथा अभिप्रेरण पर विशेष जोर देते हैं, वो प्रयास त्रुटि पर जोर नहीं देते। व्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्मित अंतर विषयीय अधिगम शिक्षा के उद्देश्यों तथा अभिप्रेरणाओं पर गेस्टाल्टवाद की ही देन है। जब देखते हैं ना, उद्देश्य अभिप्रेरण एक गेस्टाल्टवादी का ही देन है। फिर पांचवा है जिसको हम लोग कहते हैं मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। हम कल विचारधारा पढ़ रहे, इससे थोड़ा सा संक्षिप्त में पढ़ेंगे। बाकी हम लोग जब सिगमंड फ्राइड को पढ़ेंगे तो मनोविश्लेषणवाद को शानदार तरीके से पढ़ेंगे। मनोविज्ञान के अन्य संप्रदायों ने मनोविश्लेषणवाद का प्रारंभ 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जाता है। ये भी 20वीं शताब्दी की ही देन है। इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड हैं। सिगमंड फ्राइड जो 1856 से 1940 तक रहे। इसके जनक थे। इन्होंने चेतन मानसिक प्रक्रियाओं पर जोर देते हुए कहा कि इन्हें किस पे जोर दिया? चेतन मानसिक प्रक्रिया पर, मानसिक प्रक्रियाओं पर जोर देते हुए कहा कि द्वंद्व यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष तथा मानसिक व्यतिक्रम, मेंटल डिसऑर्डर के अधिकांश मुख्य कारण अचेतन मन में छिपे होते हैं। अचेतन मन, चेतन मन और अवचेतन मन को उन्होंने बताया है। इसको हम लोग अध्ययन करेंगे जब इनका हम लोग विशेष तरीके से इस प्रकरण को अध्ययन करेंगे। अचेतन के अध्ययन के लिए फ्राइड ने विश्लेषण की एक नई प्रविधि का आविष्कार किया जो मुख्यतः मुक्त साहचर्य वाले विचार प्रवाह, मुक्त साहचर्य वाले विचार प्रवाह, फ्रीली एसोसिएटेड स्ट्रीम ऑफ थॉट्स तथा स्वप्न विश्लेषण। स्वप्न विश्लेषण ड्रीम एनालिसिस पर आधारित है। काफी लंबे समय तक मनोविश्लेषणवाद का बोलबाला रहा एवं इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए। इनके साथ भी कुछ लोग थे। इसके अलावा अल्फ्रेड एडलर और कार्ल जूंग, जब आप व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो उसमें अल्फ्रेड एडलर और कार्ल जूंग को पढ़ने के लिए मिलेगा। इन्होंने कुछ संशोधन के साथ परंपरागत मनोविश्लेषणवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान किया। चिकित्सा से, मनोचिकित्सा से अधिक संबंधित होने के कारण मनोविश्लेषणवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं दिया। मनोविश्लेषणवाद बच्चों के विकास की अवस्थाओं को समझने में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रस्तुत करता है। खैर, ये मनोविश्लेषणवाद का विरोध भी जबरदस्त हुआ था। अब इसके विरोध का थोड़ा जो सेक्स के प्रति इनका जो झुकाव था कुछ मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में, इन्होंने एग्जाम्पल्स में लिए थे, उसे कुछ प्रयोग किए थे, तो कुछ साथी लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया था। एक मिनट, थोड़ा मैं एक कॉल अटेंड कर लूं।
अब हम लोग देखते हैं मानवतावादी। मानवतावादी, हम लोग जब मानवतावादी देखते हैं तो जैसे वर्तमान समय में मनोविज्ञान के अध्ययन में मानवतावादी दृष्टिकोण यानी कि ह्यूमनिस्टिक व्यू तथा संज्ञानात्मक दृष्टिकोण कॉग्निटिव व्यू पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसमें मास्लो हैं, रोजर्स हैं, अल्पोर्ट हैं, ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने मनोविज्ञान में मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया है। मनोविज्ञान में मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया है। इनका कहना है कि जितने प्रयोग पहले हुए हैं, व्यवहारवादियों ने जितने प्रयोग किए हैं, वह प्रयोग प्रायः जानवरों पे, पशु पे प्रयोग करके उसको हम लोग मनुष्य से जोड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बातें पशुओं पे लागू हो रही होगी वो मनुष्य पे भी लागू हो, क्योंकि मनुष्य ज्यादा विवेकशील है पशुओं की तुलना में, ज्यादा क्रियाशील है पशुओं की तुलना में, ज्यादा खोजपूर्ण है, वैज्ञानिक अपना मन रखता है पशुओं की तुलना में। इसीलिए हमें जब प्रयोग करने हैं तो पशुओं पर प्रयोग ना करके मनुष्य पे प्रयोग किया जाए और मानव के कल्याण के दृष्टिकोण पे इस पे काम किया जाए। तो मानवतावादी विचारधारा में मानव को यंत्रवत नहीं माना गया है, वो एक मशीन नहीं है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने वाले, वातावरण के साथ अनुकूलन करने में समर्थ जीवधारी के रूप में मनुष्य स्वीकार किया जाता है। तो इस विचारधारा में, मानवतावादी विचारधारा में, व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करते हुए स्वतंत्र इच्छा, व्यक्तिक विभिन्नता, एवं व्यक्तिगत मूल्यों के अस्तित्व पर जोर दिया है। व्यक्तिगत मूल्यों के अस्तित्व पर जोर दिया है। तो मनोविज्ञान का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, कहना है इनका कि मनोविज्ञान का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण यानी कॉग्निटिव व्यू वातावरण के साथ अनुकूलन में संज्ञानात्मक योग्यताओं, प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर देता है। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण जो है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण वातावरण के साथ अनुकूलन में यानी कि वातावरण के साथ समायोजन करने में, अनुकूलन में संज्ञानात्मक योग्यताओं तथा प्रक्रियाओं, संज्ञानात्मक योग्यताओं तथा प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर देता है। अध्ययन पर जोर देता है। जैसे एडवर्ड टोलमैन तथा जीन पियाजे जैसे संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं।
एक हो गए टोलमैन और दूसरे जीन पियाजे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया है और उस पर बेहतर काम इन्होंने किया है। तो संज्ञानात्मक विकास हम लोग जब देखेंगे संज्ञानात्मक, तो उसमें हम लोग जीन पियाजे को देखेंगे और टोलमैन को देखेंगे, वाइगोत्स्की को भी देखेंगे। तो इसमें दो लोगों का नाम आता है जो बेहतर काम किए हैं, जीन पियाजे एवं टोलमैन, एडवर्ड टोलमैन। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में। आज बस इतना ही।